हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं 28 जनवरी 2024 की हम डेली करंट अफेयर्स की बात करेंगे, जो कि आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो की जो पीडीएफ होगी उसकी आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। पीडीएफ अब पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कहाँ पे करेंगे, तो डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, याद रखिएगा ऐप की लिंक है डिस्क्रिप्शन में। नट लर्निंग ऐप नाम से अपना ऐप है, वहां पर आप लोग फ्री में पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता हुआ है, यहाँ पे हमारी सिविल सर्विसेज, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, पुलिस, एसएससी, सीजीएल, बैंक, जो भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उन सभी के लिए एग्जाम आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो आप लोगों के लिए पता होना चाहिए कि आप लोगों को यहाँ पे इस ऐप में फ्री में टेस्ट सीरीज, क्या आप ये बात कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज यहाँ पे फ्री में लगाने को मिलेगी। और एक दो 50 टेस्ट नहीं, यहाँ पे 237 टेस्ट, केवल 237 टेस्ट यूपीएससी के आप लोगों को लगाने के मिलेंगे, जो कि जीएस, सी सेट और प्रीवियस ईयर के अलग अलग वाइज होंगे। तो ये सारी चीजें आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके, नट लर्निंग ऐप की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर लीजिए। डेली करंट अफेयर्स, पीडीएफ, एग्जाम वाइज टेस्ट, वीकली टेस्ट, लाइव क्लासेस वगैरह यहाँ पे आप लोगों को सभी चीजें देखने मिलेगी। आज की जो हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स है उसकी बात कर लेते हैं अब हम, क्योंकि आप लोगों ने ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रोसेस कर लिया होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक थी, आप लोग डाउनलोड कर लिया होगा। अगर हम आज की पहली प्रमुख करंट अफेयर्स की बात करें, और इस करंट अफेयर्स की बात करेंगे ऐसे नहीं करेंगे, पूरी प्रमुख बिंदु के तहत बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट रहने वाली है। तो आज की हमारी जो पहली करंट अफेयर्स है, अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, याद रखिएगा क्या है, अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। जो बाउंड्री शुल्क होता है, फीस होती है, या ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज वगैरह कहते हैं उसको, अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। अब 26 जनवरी के दिन महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? भारत के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं। किस लिए मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में भारत में 26 जनवरी को मनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क के दिवस की बात किया है तो वो भी 26 जनवरी को ही मनाया जाता है, जो हम एक दूसरे देश से व्यापार करते हैं। प्रमुख बिंदु के तहत समझते हैं इसकी पूरी बात क्या है। तो सीमा शुल्क अधिकारियों और एजेंसियों के योगदान को उजागर करने के लिए हर साल 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। सीमा शुल्क सहयोग परिषद ने आधिकारिक तौर पर 1953 में इस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस रूप में घोषित किया था। तो किसने किया था? आप लोग पता होना चाहिए, सीमा शुल्क सहयोग परिषद के द्वारा यह दिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में घोषित किया गया था 1953 से, याद रखिएगा 1953 से ये घोषित किया गया था। सत्र का उद्घाटन की बात करें तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में हुआ था। उस सत्र में प्रतिभागी 17 यूरोपीय देशों से शामिल थे। तो 17 जो प्रतिभागी देश थे वो यूरोपीय देशों से थे। 1994 में सीमा शुल्क सहयोग परिषद का नाम बदलकर इसका नाम बदल दिया गया है। अब इसका नाम विश्व सीमा शुल्क संगठन कर दिया गया है। वर्तमान में दुनिया भर में इसके 182 देश सदस्य है। कितना? 182 देश इसके सदस्य हैं। और किसके सदस्य की बात कर रहे हैं? तो हम विश्व सीमा शुल्क संगठन की बात कर रहे हैं। याद रखिएगा इसका नाम बदल दिया गया है, विश्व सीमा शुल्क संगठन इसका नाम कर दिया गया है। विश्व सीमा शुल्क संगठन का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? तो बेल्जियम में ही इसका मुख्यालय। कहाँ पे? इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेल्जियम में स्थित है। इयोन सैंडर्स इसके महासचिव हैं। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस का विषय की बात किया है तो उद्देश्य के साथ पारंपरिक और नए साझेदारों को शामिल करने वाले सीमा शुल्क। इसका उद्देश्य मतलब कि इसका जो विषय है बहुत बड़ा है, लेकिन विषय इंपोर्टेंट रहता है। विषय होता है, थीम होता है, ये बहुत इंपोर्टेंट होते हैं, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो इस वर्ष का जो विषय रहा है, उद्देश्य के साथ पारंपरिक और नए साझेदारों को शामिल करने वाले सीमा शुल्क है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क की बात की जाए तो 26 जनवरी को मनाया जाता है। अब आप लोग को इतनी डिटेल से बात की है तो याद तो हो ही गया होगा। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर बेल्जियम में। नेक्स्ट नंबर की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ में हमारी सोशल साइट की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम और इसको यूट्यूब को भी, जिससे आप लोगों को वहां पे शॉर्ट नोट्स, याद रखिएगा शॉर्ट नोट्स, और आप लोग कोई भी नोटिस आता है एग्जाम का तो नोटिस का सबसे पहले वीडियो नहीं बन पाती है तो आप लोगों को नोटिस मिल जाता है। तो यहाँ पे आप लोग ऐप को भी डाउनलोड कर लो, ऐप की लिंक है उसको भी, और सोशल साइट्स की भी लिंक है उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। हम नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर, याद रखिएगा गणतंत्र दिवस का मनता है 26 जनवरी को। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस के मौके पर
भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 277 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी मिली है। कितने? 277 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी गई है। यहाँ पे किसके द्वारा दी गई है? भारत की राष्ट्रपति जी के द्वारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। कब? गणतंत्र दिवस के अवसर पर। पूरी बात को समझते हैं। तो 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 277 कितना 277 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में तैनात कर्मियों के लिए 119 पुरस्कारों को मंजूरी दी गई है। वहीं 133 जम्मू कश्मीर क्षेत्र से हैं और 25 कर्मी अन्य क्षेत्रों से संबंधित है। गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर कुल 1132 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। तो कितने लोगों को? 1132 1132 कर्मियों को, जो कर्मचारी, उनको वीरता और सेवा से पदक से सम्मानित किया गया है। हाल के वर्षों में सरकार ने वीरता सेवा पदक और 16 वीरता और सेवा पदक, याद रखिएगा, सरकार ने वीरता सेवा पदक, 16 वीरता सेवा पदक, पुलिस अग्निशमन सेवा, होमगार्ड, अनागरिक सुरक्षा, सुधारात्मक सेवा के लिए भी 4 पदकों को दिया है। वीरता के लिए राष्ट्रीय पदक पीएमजी, वीरता के लिए पदक जीएम, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक पीएसएम और सराहनीय सेवा के लिए पदक एमएसएम में मिला दिया गया है। तो यहाँ पे जो 4 पदक हैं वो मिला दिए गए हैं। वीरता के लिए राष्ट्रीय पदक, वीरता के लिए पदक, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक, सराहनीय सेवा के लिए पदक। तो इनको जरूर आप लोग एक बार देख लीजिएगा। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के 3 सहायक पुलिस आयुक्तों को, मतलब कि एसीपी को, राष्ट्रपति पदक से भी सम्मानित किया गया है। तो दिल्ली विशेष पुलिस के सेल में 3 सहायक पुलिस आयुक्त थे, उनको भी राष्ट्रपति पदक से यहाँ पे सम्मानित किया गया है। सराहनीय सेवा की बात किया है तो 753 पदकों में से 667 पदक, कितना? 667 पदक पुलिस सेवा को, 32 पदक अग्निशमन सेवा को, 27 पदक नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड सेवा को, 27 पदक सुधारात्मक सेवा को प्रदान किए गए हैं। तो ये जो पदकों की हम आप लोगों को गिनती बता रहे हैं ना, गिनती याद नहीं रखना है आपको, बस इतना रख लो कि किस किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। इसका बताने का मोटिव ये है जिससे कि आप लोग को याद हो जाए, है ना। तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिया गया है तो कहीं ना कहीं इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट और बहुत इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करते हैं। वेरी इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स है ये। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन एयरबस टाटा मिलकर स्थापित करेगी। तो कौन कौन मिलकर स्थापित करेंगे? याद रखिएगा, एयरबस और टाटा। एयरबस और टाटा मिलकर भारत की निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन को स्थापित करेंगे। मॉडल आप लोग दे सकते हैं, खरीदना हो तो खरीद लीजिएगा, ठीक है। तो भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन है और एयरबस और टाटा ने मिलकर इसको स्थापित करने के लिए घोषणा की है। यह घोषणा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन को 2 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान की गई है। इस साझेदारी के तहत एफएएल भारत के लिए एयरबस के सबसे ज्यादा बिकने वाले H-125 सिग्नल इंजन सिविल हेलीकॉप्टर का उत्पादन करेगा और कुछ पड़ोसी देशों को भी निर्यात किए जाएंगे। तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा बिकने वाला है जो सब सिविल हेलीकॉप्टर वो है H-125 सिग्नल इंजन का। इस साझेदारी के तहत टाटा समूह की कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड एयरबस हेलीकॉप्टर के साथ सुविधा भी स्थापित करेगी। तो ये जो टाटा समूह की कंपनी है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, यह एयरबस हेलीकॉप्टर के साथ सुविधा स्थापित करेगी और जो कंपनी एयरबस, इसके साथ पूरा ये समझौता किया गया है। तो आप लोगों को पता होगा कि भी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के समय मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांस के राष्ट्रपति थे। कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रपति थे एमेनुअल मैक्रोन। याद रखना है, एग्जाम में आ सकता है। एयरबस और टाटा पहले से ही भारतीय वायुसेना को 56 विमानों की आपूर्ति सप्लाई के अनुबंध के तहत C-295 सैन्य परिवहन विमान के लिए बड़ोदरा बोले तो गुजरात में एक एफएएल स्थापित कर रही है। ऑलरेडी ये पहले से ही ये लोगों का अनुबंध है, समझौता है और 56 विमानों को भारतीय वायुसेना को सप्लाई के लिए इन्होंने C-295 के तहत एक अनुबंध किया हुआ है। भारत में एफएएल प्रमुख घटकों में बात किया है तो असेंबली, एवियोनिक्स, मिशन सिस्टम, इलेक्ट्रिकल हार्नोस की स्थापना, हाइड्रोलिक सर्किट, उड़ान नियंत्रण, गतिशील घटकों और ईंधन प्रणालियों और इंजनों के एकीकरण का कार्य कर देंगे। भारत और भी क्षेत्र में ग्राहकों को H-125 का परीक्षण, योग्यता और वितरण करेगा।
तो यहाँ पे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत के भी द्वारा भी यहाँ पे कुछ ना कुछ नई नई चीजें हो रही है। अगर हम एफएल को स्थापित करने में बात किया तो 24 महीने लगेंगे। कितना? 24 मंथ की यहाँ पे बात करें, 24 मंथ का लगने की समय बताई जा रही है। और पहले मेड इन इंडिया H125 की डिलीवरी 2026 में शुरू होने की उम्मीद है। H125 दुनिया का सबसे अधिक बिकने वाला, याद रखिए, दुनिया का सबसे अधिक कौन सा है? H125 है, दुनिया का सबसे अधिक बिकने वाला एकल इंजन हेलीकॉप्टर है, जो अपनी श्रेणी के अन्य हेलीकॉप्टरों से बेहतर प्रदर्शन करता है। याद रखिएगा, बहुत अच्छा ही प्रदर्शन करता है H125, तो दुनिया में सबसे अधिक बिकता है ये, दुनिया में सबसे अधिक बिकता है। और सबसे बड़ी बात, मेड इन इंडिया, याद रखिए, कैसा? मेड इन इंडिया, ये चीज आप लोग को याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कंटेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पद्म विभूषण से संबंधित है, और इस बार पद्म विभूषण मिले हैं तो कई सारे, और आपके एग्जाम में यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। पद्म विभूषण से बात करने से पहले आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आ लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नट लर्निंग ऐप नाम से ऐप का नाम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड करके एक बार देख लीजिए। अच्छा है बुरा है ये तो बाद की बात है, पहले डाउनलोड करके देखिए तो सही। बात करें इस वर्ष की 2024 में पद्म विभूषण एम वेंकैया नायडू, चिरंजीवी, वैजंती माला, पद्मा सुब्रमण्यन और बिंदेश्वरी पाठक को दिया गया है। कितने लोगों को? 5 लोगों को दिया गया है। कौन सा भूषण? पद्म विभूषण, याद रखिए, कौन सा? पद्म विभूषण दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस बार शायद पूछा जा सकता है, क्योंकि इस बार केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषणा की कि पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, अभिनेता चिरंजीवी, बैजंती माला, भरतनाट्यम नृत्यांगना पद्मा सुब्रमण्यम को देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। तो कितने लोग किया जा रहा है? अगर बात किया तो एम वेंकैया नायडू को, चिरंजीवी को, वैजंती माला को और पद्मा सुब्रमण्यम को, 4 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा रहा है। इस पुरस्कार से सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक को भी मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। ये लोग सभी जीवित हैं, और सुलभ इंटरनेशनल के जो संस्थापक हैं बिंदेश्वर पाठक, इनको भी पद्म विभूषण सम्मानित किया जाएगा, लेकिन मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, इस सूची के अनुसार देखी जाए तो 2 दोहरे पुरस्कार, एक दोहरे पुरस्कार के मामले में पुरस्कार को एक के रूप में गिना जाता है। तहत 125, मतलब दोहरे पुरस्कार के साथ में ही 132 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी भी यहाँ पर दी गई है। सूची में 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण, 110 पद्मश्री पुरस्कार शामिल थे। याद रखिएगा, 5 हैं पद्म विभूषण जो मैंने आपको नाम बताए हैं, 17 हैं पद्म भूषण और 110 हैं पद्मश्री। अगर हम इसके नंबर से देखा जाए कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा है भारत रत्न। याद रखिए, कौन सा है? भारत रत्न। भारत रत्न सबसे बड़ा है, और उसके बाद आता है पद्म विभूषण, उसके बाद आता है पद्म भूषण, फिर होता है पद्मश्री। ठीक है, पुरस्कार विजेताओं में से 30 महिलाएं भी शामिल हैं। याद रखिएगा, सूची में विदेशी तथा एनआरआई और पीआईओ ओसीआई श्रेणी के 8 व्यक्ति तथा 9 मरणोपरांत पुरस्कार विजेता भी शामिल हैं। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक है। ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में, जो कि पहला है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में दिए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें तो पद्म पुरस्कार विभिन्न विषयों जैसे कि गतिविधियों के क्षेत्रों में दी जाता है, जैसे कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक कार्यक्रम, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यवसाय, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल, सिविल और सेवाओं में देता है। कौन सा? पद्म पुरस्कार। पद्म विभूषण की अगर हम बात करें तो असाधारण और विशिष्ट सेवा प्रदान करने वाले को दिया जाता है, जिसने असाधारण कार्य किया हो और विशिष्ट सेवाएं दी हो। वहीं अगर हम पद्म भूषण की बात करें तो उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए जाता है। पद्मश्री की अगर बात की जाए तो किसी भी क्षेत्र में, यार किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है, या किसी भी क्षेत्र में जाता है विशिष्ट सेवा के लिए। इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर की जाती है, मतलब कि 26 जनवरी को ही हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। तो ये जो पुरस्कार है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग वीडियो को पुश करके लिख लो, याद कर लो, 1-2 बार जरूर देख लेना, एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करते हैं। 3 भारतीय वैज्ञानिकों को, यार कहाँ के हैं? इंडियंस हैं। 3 भारतीय वैज्ञानिकों को यूको का यूके का प्रतिष्ठित बिलावाटनिक पुरस्कार मिला हुआ है। तो 3 भारतीय हैं, उनको यूके का, ब्रिटेन का प्रतिष्ठित
बिलाटनिक पुरस्कार मिला हुआ है। कौन सा? बिलावाटनिक पुरस्कार मिला हुआ है। देख लेते हैं कौन सा क्या पुरस्कार है। तो प्रोफेसर राहुल आर नायर, कौन सा है? प्रोफेसर राहुल आर नायर और मेहुल मलिक, साथ में डॉक्टर तन्मय भरत को यूनाइटेड किंगडम में युवा वैज्ञानिकों के लिए, किसके लिए? युवा वैज्ञानिकों के लिए प्रतिष्ठित बिलावाटनिक पुरस्कार से लिए चुना गया है। पुरस्कार 27 फरवरी को लंदन में एक समारोह में प्रदान किए जाएंगे। डॉक्टर तन्मय भरत ने रासायनिक, भौतिक, जीवन विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ है। प्रोफेसर राहुल आर नायर की बात की जाए तो रासायनिक विज्ञान के क्षेत्र में योगदान दिया है, जिससे सामग्री विज्ञान, नैनो प्रौद्योगिकी में प्रगति हुई है। अगर हम बात करें यहाँ पर बिलाटनिक पुरस्कार की, ये इसको भी समझ लेते हैं कि क्या है बिलाटनिक पुरस्कार। क्या है? तो शुरुआती करियर वैज्ञानिकों को समर्थन देने के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार प्रयोगशाला खोजों, वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के लिए अंतर को पाटने के लिए मदद करता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 2007 में यार किया गया। इसकी स्थापना 2007 में लियोनार्ड ब्लाटविक की अध्यक्षता वाले ब्लाटविक फैमिली फाउंडेशन के बीच साझेदारी के माध्यम से की गई थी। तभी से इस पुरस्कार को लगातार दिया जा रहा है। तो इस साल भारतीय, याद रखिएगा, इस साल तीन भारतीय वैज्ञानिकों को पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आ सकता है। एक खेल जगत का बात कर लेते हैं, क्रिकेट की। तो विराट कोहली ने, यार रखिएगा, किसने? विराट कोहली ने चौथी बार, कौन सी बार? फोर्थ बार, चौथी बार आईसीसी पुरुष एकल दिवसीय क्रिकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता हुआ है। तो क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता हुआ है आईसीसी का। पूरी बात समझते हैं क्या है। तो 2023 के सीजन में अपने असाधारण प्रदर्शन के लिए भारतीय क्रिकेट के दिग्गज विराट कोहली ने आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता हुआ है। कोहली को यह सम्मान वनडे फॉर्मेट में, खासकर भारत में वर्ल्ड कप के दौरान उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए मिला हुआ है। कोहली 2023 के सीजन में अपने हमवतन शुभमन गिल के बाद वनडे कुल 1370 रन के साथ दूसरे सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी रूप में उभरे हुए हैं। यह पुरस्कार कोहली को उनके शानदार करियर में 7वां व्यक्तिगत आईसीसी सम्मान है। इनका ये लिए 7वां सम्मान दिया गया है। 2012, 17, 18 में पिछली जीत के बाद वनडे श्रेणी का उनका चौथा पुरस्कार है। इसके अतिरिक्त उन्होंने 2018 में टेस्ट पुरस्कार हासिल किया, जबकि 2017-18 में उन्होंने आईसीसी पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए भी सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी भी जीती हुई है। तो इन्होंने कई सारी ट्रॉफी जीती हुई है, लेकिन हाल में जो वर्तमान में चल रही है इनके लिए खास खबर, उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारी करंट अफेयर्स की बात करते हैं। एम्यूनेशन, याद रखिएगा, एम्यूनेशन कम टारपीडो कम मिसाइल बार्ज LSAM 19, मतलब कि यार्ड 129 11X ECT-CM बार्ज प्रोजेक्ट का 5वां बार्ज लॉन्च किया गया है। कौन सा लॉन्च किया गया? 5वां बार्ज लॉन्च किया गया है। इससे पहले 4 बार्ज लॉन्च हो चुके हैं। पूरी बात समझते हैं। 24 जनवरी को मेसर्स सूर्यदीप प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ने, यार रखिएगा, मेसर्स सूर्यदीप प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड ने एम्यूनिशन कम टारपीडो कम मिसाइल बार्ज LSAM 19 यार्ड 129 11X ACT-CM बार्ज प्रोजेक्ट का 5वां बार्ज लॉन्च किया हुआ है। इसे भारतीय नौसेना के लिए MSME शिपयार्ड मेसर्स सूर्यदीप प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड थाने के द्वारा बनाया गया है। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की बात करें तो कमोडोर वी प्रवीण WPS MBI ने की हुई है। वहीं 5 मार्च 2021 को रक्षा मंत्रालय और मेसर्स सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड थाने के बीच 11X ACT-CM बार्ज के निर्माण के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। इन बार्जों की उपलब्धता से जेटी और आउट बोर्ड बंदरगाहों का भारतीय नौसेना जहाजों के लिए कार्गो, गोला बारूद परिवहन, लोडिंग अनलोडिंग की सुविधा प्रदान करके भारतीय नौसेना के परिचालन में तेजी आएगी। इन बार्जरों को भारतीय शिपिंग रजिस्टर के प्रासंगिक नौसैनिक नियमों विनियमों के तहत स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। डिजाइन चरण की बात की दौरान नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला विशाखापत्तनम में बार्जरों का मॉडल परीक्षण किया गया था। ये बार्ज भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के गौरवशाली ध्वजवाहक होंगे। तो भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के ध्वजवाहक होंगे ये। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की बात करते हैं, बहुत इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स है। आरबीआई ने HDFC बैंक में
भुगतान की गई पेड अप शेयर पूंजी की 9.99% कुल हिस्सेदारी लेने के लिए एलआईसी के आवेदन को मंजूरी दे दी है। तो आरबीआई के द्वारा ऐसा किया गया है कि एचडीएफसी बैंक में जो भुगतान की गई पेड अप शेयर पूंजी है उसका 9.99% एलआईसी के आवेदन के लिए हिस्सेदारी को मंजूरी दे दी गई। मामले को समझते हैं। एक एक्सचेंज फाइलिंग में, याद रखिएगा, एक एक्सचेंज फाइलिंग में भारतीय जीवन बीमा निगम मतलब कि एलआईसी ने सेबी लिस्टिंग रेगुलेशन 30 के तहत इस बात की जानकारी दी कि एलआईसी ने पहले एचडीएफसी बैंक में वोटिंग अधिकार हासिल करने के लिए आवेदन किया था। उसके बाद आरबीआई के द्वारा दी गई मंजूरी में बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 के प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन के अधीन हुआ है। 16 जनवरी 2023 को बैंकिंग कंपनियों में शेयरों और वोटिंग अधिकारों के अधिग्रहण और होल्डिंग पर आरबीआई मास्टर डायरेक्शन दिशा निर्देश भी देता है। उसी के यह सब अधीन है। अनुमोदन विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के प्रावधान और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड एससेबी के द्वारा जारी नियम के प्रावधानों के अधीन भी है। आरबीआई के नियमों के अनुसार एलआईसी को एक वित्त वर्ष के भीतर 9.99% हिस्सेदारी हासिल करनी होगी। उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी हिस्सेदारी कभी भी 9.99% के आंकड़े को पार न करे। तो ये जो आरबीआई ने रेगुलेशन लगाया हुआ है विनिमय के लिए, या फिर कह सकते हैं कि आरबीआई ने जो निर्देश दिए हुए हैं इसको एलआईसी को किसके लिए दिए हैं? एचडीएफसी बैंक के लिए दिए हुए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जरूर याद रखिएगा। उम्मीद है आप लोगों को सारा सीजन पसंद आएगा और आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो फिर से मुलाकात करेंगे। वीडियो का बहुत बहुत धन्यवाद।